हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर शुरू किया था ऊष्मागतिक व गतिक स्थायित्व के पहलू। ठीक है, तो उसमें हम ऊष्मागतिक स्थायित्व व गतिक स्थायित्व की बात हम कर चुके थे। अब हम उसको आगे देखते हैं। तो देखिए कि ऐसा होता है कि जो अधिकांश ऊष्मागतिक स्थायी संकुल गतिक स्थायी भी होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अगर कुछ ऐसे संकुल भी हैं जो कि ऊष्मागतिक रूप से तो स्थायी है लेकिन गतिक अस्थायी है, या ऊष्मागतिक रूप से तो अस्थायी है लेकिन गतिक स्थायी। देखिए हम उदाहरण देखते हैं कैसे। जैसे देखो NaCN का होल 4-2, ये जो संकुल है ऊष्मागतिक रूप से स्थायी होता है, लेकिन ये देखो ये लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया जहां हम 4s2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे दे रहा है? बहुत फास्ट दे रहा है, तेज गति से दे रहा है, अर्थात ये गतिक रूप से क्या है? अस्थायी है। तो NaCN का होल 4-2 ऊष्मागतिक रूप से तो स्थायी है लेकिन गतिक रूप से क्या है? अस्थायी है। इसी तरह अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें CONH2 का होल 6+3, ये क्या होता है? ऊष्मागतिक रूप से तो अस्थायी है, लेकिन देखो जब इसकी लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने करवाई तो वो बहुत धीमी गति से संपन्न हुई, अर्थात ये गतिक रूप से क्या है? स्थायी है। तो कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनका स्थायित्व ऊष्मागतिक रूप से तो अधिक होता है लेकिन वो गतिक अस्थायी होते हैं, या ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी होते हैं और गतिक रूप से स्थायी होते हैं। तो ये हमने दो उदाहरण के द्वारा इसको देखा। आगे हम देखते हैं स्थायित्व गुणांक। ये स्थायित्व गुणांक की बात हम करेंगे। तो देखो क्या है स्थायित्व गुणांक। तो देखो स्थायित्व गुणांक हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है? जब धातु और लिगेंड दोनों पास पास आते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये कॉम्प्लेक्स के निर्माण की जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इसमें हमें क्या मिलेगा? साम्य स्थिरांक मिलता है, और जो साम्य स्थिरांक होता है उसी को क्या कह देते हैं? स्थायित्व गुणांक कहते हैं, क्योंकि किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक जितना ज्यादा अधिक होता है उस कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। इसीलिए साम्य स्थिरांक को ही क्या कह देते हैं? स्थायित्व गुणांक कह देते हैं। स्थायित्व गुणांक का मान जितना अधिक होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब ये जो स्थायित्व गुणांक है, इस स्थायित्व गुणांक को दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक तो होता है पदवार स्थायित्व गुणांक, अर्थात स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और एक होता है समग्र स्थायित्व गुणांक। इन दोनों को कब यूज किया जाता है? तो क्या हो, जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहीं स्टेप्स में हो, कहीं बीच में मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स बने, तो इस तरह में जो स्थायित्व गुणांक होता है उसे क्या कहते हैं हम? पदवार स्थायित्व गुणांक। जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण कई स्टेप्स के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं पदवार स्थायित्व गुणांक, जबकि जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण स्टेप में ना होकर एक ही बार में लिगेंड और धातु के आपस में रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं हम समग्र स्थायित्व गुणांक। पदवार स्थायित्व गुणांक को हम कैसे दर्शाते हैं, जबकि समग्र स्थायित्व गुणांक को हम बीटा से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से पदवार स्थायित्व गुणांक की प्राप्ति हमें होगी। जैसे हम निर्माण कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का हमें निर्माण करना है, तो हम पदवार के द्वारा कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप होगी जिसमें M+L आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? Ml बन जाएगा। M क्या है? मेटल है। L क्या है? लिगेंड है, और मेटल और लिगेंड के आपस में रिएक्शन से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। हमें पता है ये कैसी अभिक्रिया है? ये उत्क्रमण स्टेप है। यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक है वो क्या है? K1 है। तो अगर हम साम्य स्थिरांक की बात करें तो उसके लिए जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा?
उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। ठीक है, ये हमें मिलेगा, ये हमारे समीकरण फर्स्ट। सेकंड देखिए, ये Ml जब L से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में Ml2 बन जाएगा, और यहाँ सम्मिश्रण क्या होगा K2। और इस K2 की बात करें तो ये K2 देखो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, Ml2 Ml और L, इक्वेशन 2। इसी तरह यदि हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो Ml2 L से रिएक्शन करके क्या बना लेगा Ml3, और ये बने हमारे पास में K3 सम्मिश्रण। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Ml3 Ml2 और ये L। ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह कई स्टेप के बाद में जब Ml माइनस N-1 और L आपस में, इसको सम्मिलित रूप से हमेशा दर्शा सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, अगर हमें यहाँ 2 चाहिए तो उसे एक टर्म यहाँ होगा और उस पर L का एडिशन हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह हमें ML चाहिए तो वहां से -1 कर दिया और एक L जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न स्टेप के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इस कौन से पदवार स्थायित्व गुणांक। ठीक है, अब हम बात करते हैं समग्र स्थायित्व गुणांक की, कि समग्र स्थायित्व गुणांक कैसे बनेगा। तो देखो समग्र स्थायित्व गुणांक में M और L आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे Ml। यहाँ पर जो सम्मिश्रण होगा वो होगा β1, उसको कैसे दर्शाएंगे Ml M वो L से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में Ml2 का निर्माण होगा। Ml2 यहाँ इस तरह से बनता है, M 2 लिगेंड से रिएक्शन करके Ml2 का निर्माण कर लेता है, और यहाँ जो β2 मिलता है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिया कारक उत्पाद, सॉरी नीचे ये M और ये L, और हमें पता है कि जितनी संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, घात के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और ये ध्यान रखना है कि ये सब कैसे दर्शा रही हूं मैं, कोष्टक में दर्शा रही हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान लिखा जाता है, जिसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये β2 हुआ। अगर Ml3 का निर्माण होगा तो मेटल 3 लिगेंड आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे Ml3। ये β3 होगा और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Ml3 अपॉन M और ये L पर 3 की पावर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें मिलेगा। ठीक, तो ये हमें यहां मिल जाता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ये जो पदवार स्थायित्व गुणांक और समग्र स्थायित्व गुणांक है